नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हो रही कुछ हालिया गतिविधियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास fourthcolumn.in के 2 लेख हैं, दोनों ही 23 अगस्त 2025 के। एक तरफ तो देखिए सरकार की एक नई पहल है योजनाओं को दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक पहुंचाने की, और दूसरी तरफ बस्तर की अपनी संस्कृति, उसकी पहचान और बदलते समय पर एक महत्वपूर्ण संवाद भी हुआ है। हाँ, ये दोनों गतिविधियां एक साथ होना काफी दिलचस्प है। वही तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बस्तर में प्रशासन कैसे अपनी पहुंच बढ़ा रहा है और साथ ही वो क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक पहचान और भविष्य को लेकर क्या मंथन कर रहा है। बिल्कुल, देखते हैं ये दोनों कैसे जुड़ते हैं। चलिए पहले आदि कर्मयोगी अभियान से शुरू करते हैं। ये भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल लग रही है। हाँ, बिल्कुल। मकसद तो साफ लगता है, सरकारी योजनाओं का लाभ उन मूल निवासियों तक पहुंचाना जो शायद अब तक इन सब से दूर रहे हैं, है ना? हाँ, मकसद तो यही है और इसका जो तरीका है वो थोड़ा ध्यान खींचता है। लेख बताता है कि ये सिर्फ कोई घोषणा नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। जैसे अभी रायपुर में 18 से 21 अगस्त तक जिला स्तर के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। मास्टर ट्रेनर? हाँ, इसमें बस्तर संभाग के अलग अलग विभागों से करीब 42 कर्मचारी शामिल हुए थे। अच्छा, तो ये मास्टर ट्रेनर फिर क्या करेंगे? मतलब ये आगे भी किसी को सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इसका वो त्रिस्तरीय ढांचा सामने आता है जो इसे खास बनाता है। त्रिस्तरीय कैसे? ये जो मास्टर ट्रेनर तैयार हुए हैं ये अपने अपने जिलों में जाएंगे और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। ओके। जैसे लेख में बस्तर जिले का उदाहरण है कि वहां ये ट्रेनिंग 28, 29 और 30 अगस्त को होगी। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग हो गई। फिर हर ब्लॉक से करीब 10 प्रतिभागी चुने जाएंगे। उन्हें ट्रेनिंग देकर आदि साथी बनाया जाएगा। आदि साथी? हाँ। और ये आदि साथी जो हैं ये फिर आगे जाएंगे और ग्राम स्तर पर आदि सहयोगी तैयार करेंगे। अरे वाह, तो मतलब एक पूरी चेन बन रही है नीचे तक। बिल्कुल। मास्टर ट्रेनर से आदि साथी, फिर आदि साथी से आदि सहयोगी। एग्जैक्टली। तो जो अंतिम कड़ी है वो है आदि सहयोगी। तो असल काम जमीन पर यही आदि सहयोगी करेंगे, लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का। हाँ, सही समझा आपने। प्लान यही है कि ये आदि सहयोगी जो आदि सेवा केंद्रों के जरिए काम करेंगे वो सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाएंगे, और कोशिश यह है कि ये प्रक्रिया सरल हो, पारदर्शी हो। एक तरह से सरकार और गांव के बीच की कड़ी बन जाएंगे ये लोग। बिल्कुल, एक ब्रिज की तरह। इसमें कौन कौन से सरकारी विभाग शामिल हैं? लेख में कुछ नाम दिए हैं शायद। हाँ, दिए हैं। जैसे वन विभाग से श्री इंद्र प्रसाद बंजारे का नाम है, PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से अनिल आगरकर, महिला एवं बाल विकास से श्रीमती सुधा श्रीवास्तव। अच्छा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास से शिव कुमार साहू, आदिवासी विकास विभाग से श्री दीपक मौर्य और स्वास्थ्य विभाग से प्रभारी जिला मीडिया अधिकारी शकील खान। तो मतलब कई सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, ये मल्टी डिपार्टमेंटल अप्रोच है और ये दिखाता है कि इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, अलग अलग विभाग, फिर ये 3 स्तर की ट्रेनिंग, नीचे तक नेटवर्क बनाना, इसका क्या असर हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये ठीक से लागू होता है ना तो इसका असर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर बस्तर जैसे इलाकों में जहां पहुंच बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है। सही बात है। ये जो मॉडल है जिसमें स्थानीय लोगों को ही आदि सहयोगी बनाकर मुख्य भूमिका दी जा रही है, ये योजनाओं को लोगों के ज्यादा करीब ला सकता है, उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने लोगों के जरिए। मतलब सिर्फ योजना देना नहीं, बल्कि ये सिर्फ योजनाओं की डिलीवरी नहीं है, ये एक तरह से स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण भी है और प्रशासन को शायद ज्यादा जवाबदेही भी बना सकता है। ये दिखाता है कि सरकार समझ रही है कि टॉप डाउन अप्रोच शायद काफी नहीं है, जमीनी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो हुई प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने की बात। अब आते हैं दूसरे लेख पर जो बस्तर में हुए एक संवाद की बात करता है, बस्तर संवाद। ये क्या था? हाँ, ये एक अलग तरह की गतिविधि है। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, 25 साल? हाँ। तो उसी के तहत 23 अगस्त को जगदलपुर में लाल बाग में शौर्य भवन है, वहां बस्तर संवाद, इतिहास, संस्कृति और बदलाव, इस विषय पर एक चर्चा हुई। इसमें कौन लोग थे? लेख में कुछ जाने पहचाने नाम दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए विधायक जगदलपुर श्री किरण देर थे, महापौर श्री संजय पांडे, IG बस्तर श्री सुंदरराज P, कलेक्टर श्री हरीश S,
सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, मतलब बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि तो थे ही, हाँ, पर साथ ही शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार और पर्यटन से जुड़े लोग भी थे। तो एक मिक्स था। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोशिश थी कि समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग आएं और बात करें। इस तरह के संवाद की जरूरत क्यों महसूस हुई होगी, खासकर बस्तर जैसे क्षेत्र में इस समय? देखिए, बस्तर जैसे क्षेत्र के लिए ये बहुत अहम है, खासकर अब जब कहा जा रहा है कि वहां बदलाव तेजी से आ रहा है, नक्सलवाद कम होने की बातें हो रही हैं, विकास पर जोर है। हाँ, तो ऐसे में दो चीजें टकराती हैं। एक तरफ विकास की जरूरत, अच्छी सड़कें, स्कूल, अस्पताल। दूसरी तरफ बस्तर की अपनी एक अनूठी आदिवासी संस्कृति है, पहचान है, उसे कैसे बचाएं? ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ऐसे मंच शायद इन्हीं मुश्किल सवालों पर खुलकर बात करने का एक मौका देते हैं। तो इस संवाद में क्या खास बातें निकली? मुख्य अतिथि विधायक श्री किरण देव ने क्या कहा? विधायक जी ने पिछले 25 सालों में बस्तर में जो विकास हुआ है उस पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में नक्सलवाद अब खत्म होने की तरफ है। अच्छा। और बस्तर अब शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शांति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये उनका कहना था। विकास और सुरक्षा के अलावा संस्कृति पे भी कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कहा, और वो बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। उन्होंने बस्तर की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र किया। कहा कि कैसे यहाँ हर 20 किलोमीटर पर पहनावा और भाषा बदल जाती है। सच में? हर 20 किलोमीटर पर? हाँ, ये दिखाता है कि बस्तर कितना विविध है। और उन्होंने एक और जरूरी बात बताई, यूनेस्को ने बस्तर के धूणमारास गांव को दुनिया के 20 सबसे अच्छे पर्यटन गांव में शामिल किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की पहचान को मान्यता मिलना है। और महापौर श्री संजय पांडे, उनका क्या कहना था? महापौर ने बस्तर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने रामायण और महाभारत काल से इसके कनेक्शन की बात की। मतलब इस जगह का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। और सुरक्षा के मुद्दे पर आईजी बस्तर श्री सुंदरराज पी ने क्या कहा? नक्सलवाद की स्थिति पर उनका क्या आकलन था? आईजी साहब ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो मिलीजुली रणनीति है, उससे नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा। उन्होंने सरकार की 4 मुख्य रणनीतियों का जिक्र किया: ऑपरेशन, विकास, कनेक्टिविटी और सकारात्मक पहल। ये 4 रणनीतियां, क्या लेख में इन्हें समझाया गया है? लेख में बहुत विस्तार से तो नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऑपरेशन मतलब शायद सुरक्षा बलों की सीधी कार्रवाई। हाँ। विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूल, अस्पताल वगैरह। कनेक्टिविटी मतलब रोड, रेल, मोबाइल नेटवर्क्स, इलाके को जोड़ना। और सकारात्मक पहल? वो शायद कम्युनिटी एंगेजमेंट, लोगों का भरोसा जीतना, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के कार्यक्रम, इस तरह की चीजें होंगी। दिलचस्प है कि विधायक और आईजी दोनों ही सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, और यही बात नोट करने लायक है। ये दिखाता है कि सरकार शायद मान रही है कि सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, विकास और लोगों का विश्वास ये भी उतना ही जरूरी है। और ये सोच कहीं ना कहीं उस आदि कर्मयोगी अभियान से भी जुड़ती है। बिल्कुल, उसका भी मकसद तो यही है ना, कि विकास और बेहतर प्रशासन के जरिए लोगों तक पहुंचना। संवाद में और भी कई एक्सपर्ट्स थे, जैसे शिक्षावेद, साहित्यकार। उन्होंने किन बातों पर जोर दिया? हाँ, और यही संवाद की असली रिचेस दिखती है। बस्तर विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अप्रतिम झा ने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की बात की, पुराने मंदिर, स्मारक वगैरह। ये भी जरूरी है। फिर भरत गंगादित्य ने लोकगीतों की अहमियत बताई। हित प्रीता ठाकुर ने हल्वी बोली पर बात की। नीलूराम कुर्राम ने गोंडी बोली के संरक्षण पर। सोचिए, ये भाषाएं और लोक कलाएं ही तो बस्तर की जान है। बिल्कुल। तो भाषा, संस्कृति, विरासत पर काफी जोर रहा। हाँ, आजकल के जो नए माध्यम हैं उन पे भी कुछ बात हुई। हाँ, हुई। एक ब्लॉगर है उपेंद्र ठाकुर। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति और टूरिस्ट स्पॉट्स का डिजिटल जमाने में प्रचार प्रसार जरूरी है। सही बात है। और एक स्थानीय फिल्मकार है अविनाश प्रसाद। उन्होंने बताया कि कैसे अब बस्तर में भी फिल्में बन रही हैं और उसमें क्या बदलाव आए हैं। तो आप देखिए, पुरानी जड़ों से लेकर नए मीडिया तक सब पर बात हुई। ठीक है, तो अब इन दोनों लेखों को एक साथ रखते हैं। एक तरफ आदि कर्मयोगी अभियान जो सरकारी मशीनरी को नीचे तक ले जा रहा है, दूसरी तरफ बस्तर संवाद जहां संस्कृति, पहचान, भविष्य पर मंथन हो रहा है। ये दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं। क्या इनमें कोई कनेक्शन है या ये बस इत्तेफाक है? देखिए, अगर इसे बड़े कैनवस पर देखें तो
ये दोनों घटनाक्रम बस्तर के साथ जुड़ने के या उसे मुख्य धारा से जोड़ने के दो अलग-अलग पहलू दिखाते हैं, लेकिन शायद ये एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? आदि कर्मयोगी अभियान सीधे सीधे गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी पर फोकस कर रहा है, मतलब लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचे। हाँ। और बस्तर संवाद पहचान, संस्कृति, भविष्य की दिशा, इन पर फोकस कर रहा है, मतलब लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, वो अपनी पहचान कैसे देखते हैं। तो क्या ये एक तरह की डबल स्ट्रैटेजी हो सकती है? हो सकता है। ये दिखाता है कि शायद ये समझ बन रही है कि बस्तर जैसे खास क्षेत्र में, जिसकी अपनी गहरी आदिवासी संस्कृति है, जिसने नक्सलवाद का लंबा दौर देखा है, वहां सिर्फ प्रोजेक्ट लागू कर देना काफी नहीं है। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक संवेदनशीलता दिखानी होगी, लोगों की बात सुननी होगी। दोनों ही लेखों में बदलाव शब्द बार बार आता है। हाँ, बदलाव। तो सवाल यही है कि इस बदलाव को मैनेज कैसे किया जाए, इसे सही दिशा कैसे दी जाए, कैसे सुनिश्चित करें कि विकास का फायदा सबको मिले, लेकिन बस्तर अपनी खासियत भी न खो दे। ये दिलचस्प है कि एक तरफ जमीनी स्तर पर आदि सहयोगी जैसे लोग तैयार हो रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ बड़े मंच पर इतिहास और संस्कृति पर इतनी गहरी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और शायद यही संतुलन साधने की कोशिश है। आदि कर्म योगी अभियान को आप एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच कह सकते हैं, जो सरकारी योजनाएं नीचे लाता है। सही। और बस्तर संवाद एक तरह से बॉटम अप, या कहें कि संवाद आधारित अप्रोच है, जो स्थानीय चिंताओं, विचारों को सामने लाता है। हो सकता है ये दोनों मिलकर बदलाव की प्रक्रिया को ज्यादा बैलेंस्ड और समावेशी बनाएं। और वो यूनेस्को वाली बात भी। हाँ, यूनेस्को द्वारा गांव को मान्यता मिलना, ये भी इसी दिशा में एक इशारा है कि बस्तर की स्थानीय पहचान में ग्लोबल अपील भी है, उसे सहेजने और दिखाने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें हम समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से 2-3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, बस्तर के अंदरूनी आदिवासी इलाकों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को सिस्टमैटिक तरीके से बेहतर बनाने की एक ठोस कोशिश आदि कर्म योगी अभियान हो रही है, जिसमें स्थानीय लोगों की भूमिका अहम है। दूसरी, इसके पैरेलल बस्तर की अपनी पहचान, संस्कृति, इतिहास और भविष्य को लेकर एक गंभीर संवाद भी चल रहा है, बस्तर संवाद। इसमें विकास और पहचान के बीच संतुलन बनाने की चिंता साफ दिखती है। और तीसरा, ये कि सुरक्षा की स्थिति सुधरने के दावों के साथ साथ विकास, कनेक्टिविटी और लोगों का भरोसा जीतना, ये सब सरकार की ओवरऑल रणनीति के जरूरी हिस्से लग रहे हैं। ये सब देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। हम देख रहे हैं कि प्रशासन अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सांस्कृतिक संवाद भी हो रहा है, ये सब आधुनिक व्यवस्था की बातें हैं, लेकिन बस्तर की अपनी पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्थाएं भी तो हैं, उनकी अपनी ज्ञान प्रणालियां हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बहुत अहम सवाल है ये। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? ये जो आधुनिक विकास के मॉडल आ रहे हैं, ये जो सांस्कृतिक चर्चाएं हो रही हैं, इनके साथ बस्तर की उन पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रणालियों का, उनके पारंपरिक ज्ञान का क्या होगा? उन्हें कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? हाँ, क्या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा, या उन्हें इस नई व्यवस्था में कोई सार्थक जगह मिलेगी? ये शायद अगली सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि ये तालमेल कैसे बैठेगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है।